नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और जनहित में आज हम बात करने वाले हैं टीचर या जासूस। तो हमारी खास पेशकश में जनहित में आज हम बात कर रहे हैं टीचर या जासूस की। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सहायक अध्यापक ने कूट रचित दस्तावेजों के सहारे सरकारी नौकरी हासिल की। यह मामला सिर्फ एक धोखाधड़ी का नहीं बल्कि एक गंभीर सवाल भी खड़ा कर रहा है। क्या हमारे शिक्षा तंत्र में इस तरह के काले धंधे को बढ़ावा मिल रहा है? सुमाइला खान, जो 2015 में प्राथमिक विद्यालय में माधोपुर में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हुई, उसने एक झूठे निवास प्रमाण पत्र के आधार पर यह नौकरी हासिल की। जांच में सामने आया कि वह वास्तव में पाकिस्तान की मूल नागरिक है और उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रमाण पत्र पूरी तरह से फर्जी था। क्या यह सिर्फ एक महिला का दोष है या पूरे सिस्टम की खामियों का परिणाम है? जिस प्रमाण पत्र पर विश्वास कर उन्हें नियुक्ति दी गई, शिक्षा विभाग में नियुक्ति दी गई, वह सरकार के प्रशासनिक तंत्र की लापरवाही का यह गवाह बनता नजर आ रहा है। अब शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाते हुए सुमाइला खान को निलंबित कर दिया है और मामले में मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह मामला सिर्फ एक उदाहरण है या हमारी शिक्षा प्रणाली में और भी ऐसे काले धंधे चल रहे हैं जो बेखौफ अपना काम करते नजर आ रहे हैं। सुमाइला खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन क्या यह कार्रवाई असली दोषियों तक पहुंचेगी या फिर यह महज एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी? फिलहाल पुलिस और प्रशासन को कड़ी जांच के साथ यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे मामलों में न्याय मिले और दोषियों को सख्त सजा मिले, ताकि आने वाले समय में कोई और इस तरह के फर्जीवाड़े को अंजाम देने का साहस न कर सके। बरेली की इस घटना ने एक बार फिर से हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या शिक्षा और सरकारी नियुक्तियों में पारदर्शिता की कितनी बड़ी कमी है। क्या सरकारी तंत्र अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभा रहा है? यही सवाल हर नागरिक के मन में लगातार उठ रहा है कि हमारे जो तंत्र हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। इनकी नियुक्ति हुई थी, यहाँ पर जो भी वैकेंसियां यहाँ पर निकली थी, और प्राथमिक विद्यालय माधोपुर विकासखंड फतेहगंज पश्चिमी में इनकी नियुक्ति हुई थी। इनका नाम सुमाइला खान है, सहायक अध्यापक के पद पर। इसके बाद इसमें एलआईयू द्वारा जांचें की गई। पता चला कि इनके जो माता पिता पाकिस्तान पाक नागरिकता से संबंधित व्यक्ति हैं। तो इसके बाद इनका वेतन बाधित करते हुए, सस्पेंड करते हुए इसमें हम लोगों ने कार्रवाई प्रारंभ की थी। और इसमें जो रामपुर एसडीएम, उनको हम लोगों ने वहाँ के इनके निवास प्रमाण पत्र को निरस्त करने के लिए पत्र जारी किया था। निरस्तीकरण आदेश प्राप्त होने के बाद 3 अक्टूबर 24 को हम लोगों ने इनकी सेवा समाप्त कर दी। इसमें एफआईआर भी दर्ज हुआ है और वेतन रिकवरी की भी कार्रवाई प्रारंभ की गई। एलआईयू भी इसमें जांचें उनके द्वारा भी की गई थी। और इसके बाद सचिव परिषद जो इलाहाबाद है, उनसे भी हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुए थे। इसके बाद जांच करने के बाद हम लोगों ने आगे कार्रवाई की है। कितने समय नौकरी कर ली सर इनका? करीब 15 की नियुक्ति है, तो अप्रॉक्स थाना फतेहगंज पश्चिमी में खंड शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र फतेहगंज पश्चिमी ने आकर एक टाइपशुदा तहरीर दी, जिसमें उन्होंने अवगत कराया कि सुश्री सुमाइला खान पुत्री श्री ऐसे खान, मकान नंबर 20, गली नंबर 4, बजरोही टोला, रामपुर ने कूट रचित निवास प्रमाण पत्र के आधार पर सहायक अध्यापिका के पद पर नियुक्ति प्राप्त की है, जिस पर उनको निलंबित किया गया तथा जांचोपरांत तहसीलदार सदर रामपुर की आख्या के आधार पर उनके पाक राष्ट्रिका होने तथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अंतर्गत अपात्र पाए जाने पर नियुक्ति की तिथि से पदच्युत किया गया है। इस सूचना पर थाना फतेहगंज पश्चिमी में मुकदमा अपराध संख्या 19/25 अंतर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवी दर्ज किया गया, जिसमें सम्यक विवेचनोपरांत आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बरेली में पाकिस्तान से जुड़ी हुई एक महिला बरेली में पिछले 11 वर्षों से नौकरी कर रही थी और ये नौकरी जो है बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापिका के पद पर
कार्यरत थे। दरअसल ये पूरा मामला जो है फतेहगंज पश्चिमी से जुड़ा हुआ है। फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र में एक मुकदमा दर्ज हुआ और उस मुकदमे को बरेली के खंड शिक्षा अधिकारी जो है फतेहगंज के, उन्होंने दर्ज कराया है। उसमें बताया गया है कि सुमाइला खान जो सहायक अध्यापिका है, वो कहीं ना कहीं जो उनके माता पिता हैं वो पाकिस्तान की नागरिकता से ताल्लुक रखते हैं, और जो उन्होंने नौकरी पाई यानी कि 2015 में जब उनकी नियुक्ति हुई थी तो उसमें जो कागजात यानी कि जो दस्तावेज लगाए गए थे उसमें निवास प्रमाण पत्र जो है वो फर्जी तौर पे पाया गया है, और जिसकी पुष्टि वह रामपुर के एसडीएम और तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में संतुष्टि की है। जिसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने उनको 3 अक्टूबर 2024 को निलंबित कर दिया और उनकी जो है तमाम तरीके की जो सेवाएं थी उन सबको रोक दिया गया। और अब बेसिक शिक्षा विभाग के जो बीएसए हैं, बरेली के अधिकारी हैं संजय सिंह, उनके आदेश पर खंड शिक्षा अधिकारी ने फतेहगंज थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कराया है और संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं बरेली पुलिस के मुताबिक जो एसपी उत्तरी हैं मुकेश चंद्र मिश्रा ने कहा है कि गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, बारीकता से जांच की जा रही है और जांच पड़ताल में जो निकल करके आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अनुमान बताया जा रहा है कि जो सुमाइला खान है उन्होंने जो है फर्जी दस्तावेज लगा करके नौकरी हासिल की, राजस्व को नुकसान पहुंचाया, बड़े पैमाने पर राजस्व को नुकसान पहुंचाया है। करीब 11 वर्षों से यानी कि 2015 से लेकर के 2024 तक की बात की जाए तो करीब 11 वर्षों से वो लगातार जो है सरकारी नौकरी कर रही थी और बरेली के बेसिक शिक्षा विभाग की सुविधाओं का आनंद उठा रही थी। फिलहाल देखना होगा कि इसमें किन की लापरवाही उजागर होती है, कितने अधिकारी इसमें जो है संलिप्तता पाई जाती है। फिलहाल अभी की बात की जाए तो जो सहायक अध्यापिका है वो लगातार बताया जा रहा है कि फरार चल रही हैं, उनसे किसी प्रकार का किसी का संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल देखना होगा इस पूरे मामले में आखिर क्या कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन विकास के साथ शानू कुमार, के न्यूज इंडिया। बल्कि प्रदेश के शिक्षा तंत्र में ना जाने कितनी सुमाइला खान है और ना जाने कितने ऐसे फर्जी शिक्षक हैं जो सालों से नौकरी करते नजर आ रहे हैं। जब गहन जांच होती है तो कुछ नाम उजागर होते हैं और तमाम शोर शराबा होता है, कार्रवाई की बात की जाती है, तनख्वाह है जो उसकी रिकवरी की बात की जाती है, लेकिन सिर्फ कागजों में साइन तक ही ये सारी चीजें सीमित रह जाती हैं। व्यापक तौर पर न तो छानबीन होती है, न तो कार्रवाई होती है और ये सिलसिला जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, पाकिस्तान की नागरिक महिला जो 9 से 10 साल से लगातार फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रही है। देश में युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है और जो फर्जी लोग हैं वो नौकरी का लाभ उठा रहे हैं और हमारे तंत्र में घुसपैठ भी कर रहे हैं। तो ये तंत्र की निश्चित रूप से नाकामी साफ तौर पर नजर आती है। इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ने वाले हैं। शरद मिश्रा जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रदीप चौधरी जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रदीप सारंग जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। फिलहाल भानु प्रताप सिंह जी जिलाध्यक्ष हैं यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सानू कुमार हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सानू, सबसे पहले आपके पास आएंगे। सानू, जिस तरीके से बरेली में ये घटना सामने आई है, 9 से 10 साल से पाकिस्तानी नागरिक जो महिला थी वो शिक्षक बनकर फर्जी प्रमाण पत्र से वो नौकरी हासिल करती है और वो 9 से 10 साल से सेवा कर रही है, वो नौकरी कर रही है, सैलरी ले रही है और शिक्षा विभाग को भनक तक नहीं लगी। कैसे ये होता रहा? और देखिए मानस, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं लापरवाही है और उसी का खामियाजा है कि आज जो है ये जो मुद्दा है जिसकी हम बात कर रहे हैं और सुबह से लगातार कई बार इस मुद्दे को हम उठा चुके हैं और के न्यूज आगे तक भी इस मुद्दे को उठाता रहेगा। और अब जो है देश में और पूरे उत्तर प्रदेश में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर विभाग कर क्या रहे थे। यानी कि 9 से 10 साल तक एक महिला जो है जिसका ताल्लुक जो है पाकिस्तान से यानी कि भारत को छोड़ के दूसरे देश से जिसका ताल्लुकात है, वहां के उसके माता पिता का ताल्लुकात है, वो रह रही थी यहाँ पर रामपुर का। उसने अपने आप को निवासी बताया, सामान्य निवास प्रमाण पत्र बना लिया गया, वहां के एसडीएम साहब ने मोहर लगा दी और तहसीलदार साहब ने मोहर लगा दी। लेकिन जब इसकी जांच जो है एलआईयू ने की, यानी कि पहले तो पूरा माजरा आपको बता दूं मानस, ये जो महिला है 2015 में इसकी नियुक्ति हुई थी, पूरा प्रोसेस होता है बेसिक शिक्षा विभाग का, उसी के तहत इसकी नियुक्ति हुई थी। और फिलहाल उसके बाद जो है एलआईयू ने जब इसकी जांच पड़ताल की सत्यता के आधार पर, यानी कि जो कागज है, जो इसके दस्तावेज हैं, उनकी जब जांच पड़ताल की गई तो कहीं ना कहीं एलआईयू इस नतीजे पर पहुंची कि जो निवास प्रमाण पत्र है वो कहीं ना कहीं संदिग्ध है। और वही जब उसकी जानकारी बरेली के शिक्षा विभाग यानी कि बेसिक शिक्षा विभाग को लगी तो बेसिक शिक्षा विभाग ने भी अपने काम में तेजी लाई और लगातार अपने जो है कई नोटिस, कई रिमाइंडर जो है एसडीएम रामपुर को भेजे और तहसीलदार को भेजे, जहां से
से इनका निवास प्रमाण पत्र बना था। और वहां से भी लगातार जब इसकी जांच पड़ताल की गई, छानबीन की गई गहनता से, तो निकल करके आया कि एसडीएम साहब ने भी और तहसीलदार साहब ने भी ये सुनिश्चित कर दिया कि जो निवास प्रमाण पत्र है वो त्रुटिपूर्ण और कुटरचित तरीके से बनाया गया है, यानी कि जो दस्तावेज थे वो गलत लगाए गए और ये त्रुटि भी हो गई। मतलब उन्होंने दोनों बातें रख करके अपने आप को इस पूरे माजरे से अलग किनारे कर लिया। सबसे पहली बात मानस की निवास प्रमाण पत्र बन जाता है, लेकिन कोई भी उसकी जांच पड़ताल सही ढंग से नहीं कर पाया। उसके बाद जब ये मामला तूल पकड़ता गया तो कहीं ना कहीं बीएसए साहब ने इस मामले की जानकारी मिली कि निवास प्रमाण पत्र इसको खारिज किया जाए, और उन्होंने जो है इसको बर्खास्त कर दिया, यहां से सस्पेंड कर दिया। करीब 3 अक्टूबर 2024 को ये सस्पेंड हो गई। और उसके बाद अब की बात की जाए तो 14 तारीख को इस पूरे माजरे पर खंड शिक्षा अधिकारी जो कि फतेहगंज पश्चिमी है, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है और बीएससी शिक्षा अधिकारी संजय सिंह के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। फिलहाल पुलिस ने भी इस पूरे मामले पर गहनता से जांच शुरू कर दी है। एसपी मुकेश चंद्र मिश्रा हैं, उनका साफ तौर पर से कहना है कि संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है और सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। किसी प्रकार से लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मानव सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जो हमने मुद्दे का नाम दिया है कि जासूस है या फिर कौन है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर 9 साल तक, 9 से 10 साल का समय हो गया, हालांकि 11वीं साल अब लग गई, यानी कि 14 जनवरी को अगर मुकदमा दर्ज हुआ है तो 11वीं साल में भी उसने एंटर कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी फिर भी 9 से 10 साल मान रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर कैसे इतना बड़ा उसका सिस्टम चलता रहा। निवास प्रमाण पत्र बन गया तो कहीं ना कहीं सेटिंग से बना होगा। दूसरी बात, ये जो बेसिक शिक्षा विभाग है, उनके जो ऑडिट अधिकारी होते हैं, लेखा अधिकारी होते हैं, आखिर वो क्या कर रहे थे? जो ज्वाइनिंग के टाइम पर प्रमाण पत्र दस्तावेज जांच की जाती है, आखिर वो क्या कर रहे थे? यानी कि तमाम पहलुओं पर सिर्फ जांच जो है खालिया पूर्ति की हुई और उसका नतीजा ये मिला कि आज जो पाकिस्तानी जो महिला है जिसको नाम दिया गया है, और पूरा देश इस चीज को कह रहा है कि आखिर कैसे बरेली में एक तरफ तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर सत्ता में बैठे लोगों की बात करें, बांग्लादेशियों को ढूंढा जा रहा है। लखनऊ की बात की जाए, कानपुर की बात की जाए, तमाम बांग्लादेशियों को ढूंढा जा रहा है कि बांग्लादेशी बाहर के लोग जो है इस देश में नहीं रहेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं तस्वीरें, बरेली में खुद 9 से 10 साल बीत गए, एक पाकिस्तानी महिला राजस्व को नुकसान पहुंचा रही थी। मानस, निश्चित रूप से आप सानू हमारे साथ जुड़े रहिए। भानु प्रताप जी जिलाध्यक्ष यूटा के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भानु प्रताप जी, चर्चा में आपका भी स्वागत है। भानु प्रताप जी, शिक्षा तंत्र में क्या चल रहा है? ये देश में जो फर्जीवाड़ा चल ही रहा था, विदेशी आके यहाँ पर सेंधमारी कर रहे हैं, नौकरी हासिल कर ले रहे हैं फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे। शिक्षा विभाग तंत्र क्या कर रहा है? ना तो कोई जांच पड़ताल होती है, 9 से 10, 11 साल तक नौकरी आराम से चलती रहती है, कहीं कोई किसी तरह की कोई जांच नहीं होती है। क्या वैसे तो शिक्षा विभाग में नौकरी पाना लोग कहते हैं बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन लोग इतनी आसानी से सेंधमारी करके नौकरी हासिल कर लेते हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी ये खतरा हो सकते हैं, और शिक्षा विभाग लापरवाह बना हुआ है। और ये संख्या जो है वो 1-2 नहीं है, सैकड़ों की संख्या में है ये संख्या जो है। भानु प्रताप जी, भानु प्रताप जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। जी जी, आवाज आ रही है आपकी। लेकिन सबसे पहले भारतीय होने के नाते मैं ये नहीं करूंगा कि कोई भी पाकिस्तानी हमारे देश में आकर गलत तरीके से आकर उसका, हमारे जो देश है उसका लाभ उठाए, हमारा राजस्व का लाभ उठाए। हालांकि मैं शिक्षक हूँ और जिला अध्यक्ष भी हूँ टीचर्स एसोसिएशन का। तो एक एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष के नाते मैं अपनी बात रखना चाहूंगा कि एक महिला जो 2015 में जनपद बरेली में नियुक्ति पाती है, सोचने वाली बात यह है कि नियुक्ति अगर उसने पाई है, दस्तावेज उसकी शैक्षिक योग्यताएं हैं वो भी जाहिर से भारत की ही होंगी, भाई भारत से बाहर की तो होंगी नहीं। बिल्कुल। तो वर्तमान में अगर देखिए 10 से 11 साल वो जॉब कर रही है, मिनिमम मानते 25 साल पहले 25 की एज में नौकरी लग गई, यानी 38 साल की इस पर वो रही होगी। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन प्राइमरी उसने प्राप्त करी है, तो जाहिर सी बात है भारत में प्राप्त करी होगी। यानी एक तुलना करें तो लगभग 25 से 35 साल तक वो महिला अपने माँ बाप के साथ भारत में रह रही है, पली है, बड़ी है, सारे लाभ जो प्राप्त किए हैं उसको भी अगर देख दिए जाते हैं तो 7 साल पहले जो उसने बीटीसी या बीएड करा होगा, तो जब ये ट्रेनिंग में जाते हैं तो एक मूल निवास प्रमाण पत्र लगता है, चरित्र प्रमाण पत्र भी मांगे जाते हैं। तो ये जब सारे प्रमाण पत्र लगे हैं उसमें, या जैसे ये लगाए या फर्जीवाड़ा किया या सिस्टम की गलती रही, तत्काल इनके क्या नाम है सत्यापन क्यों नहीं हुआ? अगर सत्यापन का समय हो जाता तो जाहिर सी बात है देश के भानु प्रताप जी,
भानु प्रताप जी, इसी सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, एसोसिएशन के आप पदाधिकारी हैं। जो तरीका होता है, नियुक्ति का तरीका होता है, वो क्या होता है? क्या उस दौरान जांच पड़ताल नहीं होती है? प्रक्रिया क्या होती है जिससे इस तरह की धोखाधड़ी हो जाती है और आसानी से नौकरी चलती रहती है, किसी को पता नहीं चलता है? उस प्रक्रिया को मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, जब नियुक्ति होती है, नियुक्ति के समय सारे डॉक्यूमेंट्स नियुक्ति से पहले ही ले लिए जाते हैं काउंसलिंग के द्वारा। उसके बाद नियुक्ति पत्र दिया, नियुक्ति पत्र देने के बाद जितने भी शैक्षिक प्रमाण पत्र या जो भी मूल निवास होते हैं, सारे का सत्यापन होता है। सत्यापन होने के बाद ही बेसिक शिक्षा विभाग में सैलरी लगती है, वेतन लगता है उनका। तो जाहिर सी बात है, सारे सत्यापन होने के बाद ही उनका वेतन लगा होगा। अब कहाँ खामी थी, ये तो सिस्टम बता सकता है कि सत्यापन वेतन कैसे मिल गया इनके लिए। भानु प्रताप जी, जब भी नियुक्ति होती है, आपने कहा पेपर पहले जमा हो जाते हैं, उन पेपरों का सत्यापन किस तरीके से होता है? क्या वहीं बैठ के साइन कर देने से अधिकारियों का सत्यापन हो जाता है? ग्राउंड पर जाके घर परिवार की जानकारी लेना और ये व्यक्ति यहाँ का निवासी है नहीं है, शैक्षिक दस्तावेजों की जांच होती होगी, या ऐसे ही नियुक्ति हो जाती है? इसका एक तरीका है, प्रोसीजर है। सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं, जिस परिषद से, जिस बोर्ड से हाई स्कूल इंटर किया है या आपके जो डिग्री करी है, वो सारे डॉक्यूमेंट अगर ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है तो सारे डॉक्यूमेंट्स की जेरॉक्स कराकर वहां उस बोर्ड में या उस यूनिवर्सिटी में भेजी जाती है। वहां से सत्यापन होने के बाद जब प्राप्त होता है विभाग में, तभी वेतन लगाया जाता है। इसी प्रकार से मूल निवास भी संबंधित जिले में या तहसील में जाता है, वहां से वेरीफाई होता है। सारे वेरीफाई होने के बाद ही वेतन लगाने का प्रावधान है विभाग। मेरा भानु प्रताप जी, मेरे सवाल का मतलब यह है कि सिर्फ उसका निवास प्रमाण पत्र फर्जी था या और भी चीजें फर्जी थी? क्योंकि जिस तरीके से पुलिस वेरिफिकेशन होता है, जो शैक्षिक प्रपत्र होते हैं उनकी जांच होती है, निवास प्रपत्र होते हैं उनकी जांच होती है, तमाम जो जांचें होती हैं, तो क्या सिर्फ एक ही प्रपत्र गलत था, या हमाम में यहां तो सब नंगे नजर आ रहे हैं? पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ है, शैक्षिक दस्तावेज भी जांच, विधिवत जांच नहीं हुई है, निवास प्रमाण पत्र की जांच नहीं हुई है, तभी तो ये इतना बड़ा फर्जी वाला चलता रहा, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। मानते हैं आप, नहीं मानते? बिल्कुल खामी रही है सिस्टम की। देखिए, होता क्या है, शैक्षिक प्रमाण पत्र तो किस संस्था से होते हैं जी, उन्हें वहां पास आउट हो गए, आ गया, पास हो गया, डिग्री के लिए वो सत्यापन हो गया। लेकिन नागरिक या स्थायी निवास जो है वो मूल निवासी होता है, तो इसका सत्यापन तहसील स्तर से या होता है। तो जानकारी जो आया विभाग के आया होगा जी, तो उन्होंने इस पर कार्रवाई करी। तो कार्रवाई करी तो पाया कि फर्जी है उनका निवास प्रमाण पत्र जो है। बाकी मेरी जानकारी जितना है उस हिसाब से सारे जो शैक्षिक प्रमाण पत्र जो है वो सभी वैध होंगे। जब वो वैध है तो पहले से रह रही है इसमें भारत में। ये सिर्फ पकड़ में जो आया है वो उनके मूल निवास से आया है कि मूल निवास पता दिया गया है, जो दस्तावेज लगाए गए वो फर्जी पाए गए, वो कूटरचित पाए गए। वो कूटरचित पाए गए हैं या उसमें सिस्टम मिला हुआ है, ये तो जांच के विषय है। और जो भी दोषी है, मैं तो ये कहूंगा, जो भी दोषी है प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक और क्या नाम है ये आपकी नियुक्ति तक, चाहे बेसिक शिक्षा विभाग हो या राजस्व विभाग हो या हमारा सिस्टम जो LIU है, जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो हो, जो भी रहा हो, सभी दोषी लग रहे हैं। चलिए, ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। भानु प्रताप जी, हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़ चुके हैं। शरद मिश्रा जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप सारंग जी, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ, माफ कीजिएगा, प्रदीप चौधरी जी, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप सारंग जी, सोशल एक्टिविस्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही आदरणीय सुनील त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का चर्चा में स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी से शरद मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। शरद मिश्रा जी, आपके पास आएंगे। शरद मिश्रा जी, बरेली में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें एक पाकिस्तानी मूल की महिला 9 से 10 सालों से लगातार शिक्षा विभाग में नौकरी करती है, किसी को कानो कान खबर नहीं लगती है। शिक्षा विभाग में शरद मिश्रा जी क्या चल रहा है? फर्जीवाड़े का जो एक लंबी फहरिस्त है फर्जीवाड़े की, लोग दूसरे की जगह पे नौकरी करते हैं, निवास प्रमाण पत्र फर्जी लगा के नौकरी करते हैं, शैक्षिक दस्तावेज फर्जी लगाकर नौकरी करते रहते हैं। एक तरफ युवा जो है सड़कों पर भटक रहा है, रोजगार के लिए पढ़ा लिखा युवा, दूसरी तरफ ये भ्रष्टाचार करके, फर्जीवाड़ा करके ये जो लोग हैं वो मलाई मारते नजर आ रहे हैं और उन पर कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, तब जाके खुलासा होता है और वो खुलासा भी
ऐसी कोई कार्रवाई ना होने से, कोई ठोस कार्रवाई ना होने से इस तरह की घटनाएं लगातार आती हैं, क्या कहेंगे आप? आप देखिए कि ये जो नियुक्ति हुई है 2015 में हुई है, 2012 से लेकर 17 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार रही है। और समाजवादी सरकार के कार्यकाल में ये नियुक्ति दर्शाती है कि कैसे उनका पाकिस्तान के प्रति उनका प्रेम रहा है। और रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जब हम लोगों को इस बात की जानकारी, एलआईयू ने इस बात की जानकारी दी, तो तत्काल हमने उसको कार्रवाई करते हुए अक्टूबर के महीने में निलंबित किया और उससे इस पर नोटिस देके स्पष्टीकरण मांगा। जब स्पष्टीकरण की बात कही, स्पष्टीकरण नहीं दे पाए तो और भी आगे जांच की गई, तो पता चला कि वो पाकिस्तानी महिला है, उन्होंने अपना फर्जी तरीके से जो प्रमाण पत्र था वो दिया था और उनका मूल निवास यहाँ का नहीं था और उनके ऊपर संगीन धाराओं पे कार्रवाई भी की जा रही है और उनके ऊपर संगीन धाराओं पे मुकदमा दर्ज किया गया और उन्हें बर्खास्त किया गया है। आप देखिए कि लगातार ये बातें जो भी आपके सामने इस तरीके के फर्जी नियुक्ति की बात आती है, चाहे वो 62-63 एसडीएम की बात हो, चाहे वो एक जाति विशेष की बात हो, ये समाजवादी सरकार में 12 से लेकर 17 तक जो भी नियुक्तियां हुई, उन नियुक्तों में बहुत ज्यादा घपला हुआ और बहुत ज्यादा इस तरीके की बातें सामने आई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति जो सही तरीके से या इस देश का नागरिक नहीं है, या गलत तरीके से आया है, या पाकिस्तान परस्त है, अगर उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं कोई गलती की और अगर गलती सामने आएगी तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी और कार्रवाई करते हुए उसको जेल भेजने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ठीक है, ठीक है। शरद मिश्रा जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सानू, एक सवाल अहम आपसे, जिस तरीके से निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया, क्या अन्य दस्तावेजों की भी जांच हुई है? उन दस्तावेजों में क्या सामने आया है? एक बार हमारे जो मेहमान फिर से जुड़े, नए सिरे से जुड़े हुए हैं, उनको आप एक बार जानकारी दे दीजिए और अन्य प्रमाण पत्रों की जानकारी जिसमें सामने आई है उसमें क्या निकलकर सामने आया? देखिए मानस, के न्यूज के दर्शकों के लिए और जितने भी साथ में सम्मानित जितने भी पदाधिकारी बैठे हैं, वो सब जान लें कि ये जो पूरा मामला है, ये सिर्फ और सिर्फ इसमें अभी तक जो खामियां निकल के आई हैं, वो सिर्फ सामान्य निवास पर प्रमाण पत्र जो बना था उसकी इससे शुरुआत हुई है। और जो जांच पड़ताल चल रही है, अभी के लिए जो तत्कालिक कार्रवाई की बात की जाए, यानी कि जो मुद्दा है वो बहुत हाइट पर ना पहुंचे, इसलिए उस पर सस्पेंड की कार्रवाई करती गई और मुकदमा दर्ज करा दिया गया। हालांकि अब जो एलआईयू जांच कर रही है, तो बरेली एलआईयू की बात की जाए और साफ तौर पर से रामपुर की भी बात की जाए, तो वहां के जितने प्रशासनिक अमले के अधिकारी हैं, सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी प्रकार से इसमें जो है हिदायत लापरवाही ना हो और प्रमुखता के आधार पर इनके माता पिता यानी कि जो एसएस खान है, वो इस सुमाइला खान के पिता हैं, उनकी भी जांच की जाए और उनकी जो वाइफ है उनकी भी जांच की जाए। यानी कि सिर्फ निवास प्रमाण पत्र के आधार पर ही पूरा चिट्ठा खुलेगा कि आखिर इनका ताल्लुकात जो है पाकिस्तान से कैसे है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से अभी यूटा के मानस जो कि बरेली के संगठन के जो जिलाध्यक्ष हैं, वो कह रहे थे कि भाई उसने और भी पढ़ाई करी, उस टाइम पर जांच पड़ताल क्यों नहीं की गई। तो ये सबसे बड़ी बात है कि पहले से ही उसने सेटिंग कर ली। जो सामान्य निवास प्रमाण पत्र है, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि कहीं पर भी अगर आप एडमिशन लेने जाते हैं, कहीं पर भी एंट्रेंस देने जाते हैं, तो फर्स्ट जो स्टेप होता है वो निवास प्रमाण पत्र का होता है कि आप मूल निवासी उस जगह के हैं या नहीं। जब उसने उसी में घपलेबाजी कर दी तो और की तो जरूरत ही नहीं है मानस। सबसे बड़ी बात, अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो है ये नियुक्ति हुई और हमारी सरकार जो है कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पे कार्रवाई कर रही है, कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है सानू, 7 साल बाद जी, हाँ बिल्कुल मानस। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि केंद्र में कौन था उस टाइम पर? ना ही अखिलेश यादव सरहद पर जाते थे, ना ही मायावती सरहद पर जाती थी, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां तक तो नहीं जाते थे। लेकिन ये मामला जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये मामला जो है केंद्र तक का है कि आखिर दूसरे देश से यहां पर उसको एंट्री कैसे मिली। अगर उसका जन्म यहां पर हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन उसकी मां को उसको एंट्री कैसे मिली, उसके पिता को एंट्री कैसे मिली, ये मुद्दा है। विशेष तौर पर इसको राजनीति से जोड़ने का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा ये है कि आखिर देश हित में क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, यहां पर कोई भी मुद्दा अगर हम लोग लेकर के आते हैं तो उसको सिर्फ राजनीति से जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि हमारी पार्टी कार्रवाई कर रही है। निश्चित तौर पर कार्रवाई कर रही है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस मामले की आप तह तक जाइए और इस पर गहनता से जांच करवाने के लिए मैं गुजारिश करूंगा खुद भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं कि आखिर इस पर विशेष तौर पर से आप लोग क्या अहम कदम उठवाने वाले हैं। यूटा के जो जिलाध्यक्ष बैठे हैं भानु जी, वो
कदम उठवाने वाले हैं भाई, संगठन लेकर के चल रहे हैं, संगठन की तरफ से वो बरेली में किस तरीके का कदम उठाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। मानस, सबसे बड़ी स्थिति यहां पर यही है कि कोई भी मुद्दा लेकर के आओ उसको राजनीति से जोड़ दिया जाता है, लेकिन हम सिर्फ बात कर रहे हैं जो जनता की, जो समाज की, बेरोजगारों की और जो सरहद से लोग जुड़े हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से इस पूरे मसले पर अंतिम निचोड़ निकल करके आता है। लेकिन मेरा सबसे यही अनुरोध रहेगा कि भाई ये मुद्दा जो ऐसा मुद्दा है कि जो कि जनता से जुड़ा मुद्दा है, ऐसे कई लोग, अगर जांच पड़ताल की जाए, मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी भी अगर जांच पड़ताल की जाए तो 1000 से ज्यादा ऐसे लोग निकलेंगे कि जो अवैध पाए जाएंगे, जिन पर कागजी कार्रवाई पूरी नहीं होगी। कोई कहीं का रहने वाला है, कोई किसी दिशा का रहने वाला है। तो इन सब मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए, ना कि इस पर राजनीति करनी चाहिए। ठीक है सानू, हमारे साथ सुनील त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। सर आपके पास आएंगे। सुनील त्रिपाठी जी, जनवरी 2024 में योगी सरकार ने जांच पड़ताल की, उसमें पाया था कि 382 जो पूरे प्रदेश भर में फर्जी शिक्षक उस समय जो जांच में पाए गए थे, उनसे ये दावा किया गया था कि उनसे रिकवरी की जाएगी, उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। अगर देवरिया जनपद की अकेले बात करें तो लगभग 85 शिक्षक सिर्फ देवरिया जनपद में फर्जी पाए गए थे, लेकिन उसके बाद ये सिलसिला सर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब देश में फर्जीवाड़ा हो रहा था, अब विदेशी आके भी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। देश के युवा जो हैं वो सड़कों पर घूम रहे हैं नौकरी के लिए, और विदेशी आके यहाँ नौकरी भी पा रहे हैं। और देश के लिए सबसे बड़ा सवाल जो है, देश की सुरक्षा में सेंध है, ये तंत्र में सेंध है, और ये बड़ी लापरवाही है। सर क्या कहेंगे सर? सुनील सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो जी सर, मानस जी, सर आपकी आवाज, मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाह रहा हूं। शुक्रिया सर कि आपके चैनल ऐसी समस्याओं को, जनता से जुड़ी हुई, राष्ट्र की अस्मिता और सुरक्षा से जुड़ी हुई मुद्दों को लेकर के आता है। इसके लिए कोट आपको मैं नमन करता हूं। धन्यवाद। देखिए, यहां नौकरी की बात नहीं है मानस जी, देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रकरण है जी। नौकरी तो लोग फर्जी बहुत करते रहते हैं। मैं ऐसे एक दो विभागों का नाम बता दूं जहां पहले ट्रांसफर के नाम पे लोग नौकरी करते थे। जब उत्तराखंड यूपी में था, स्वास्थ्य विभाग और कृषि विभाग में दर्जनों ऐसे लिपिक और अधिकारी पोस्ट कर दिए गए, केवल ट्रांसफर करके। उत्तराखंड में भी ज्वाइनिंग हो गई, सर्विस बुक बन गई, उसके बाद लखनऊ भी ट्रांसफर हो गए। चलिए, हमारे देश के लोग थे, गलत जरूर है, लेकिन ये एक गंभीर प्रकरण है। सबसे बड़ा सवाल मानस जी उठता है कि इतनी सुरक्षा के बावजूद अगर विदेशी कोई आके हमारे वहां बिना वीजा, बिना परमिशन रह रहा है, तो ये देश की अस्मिता, संबुद्धता के लिए भी एक खतरा है। पहला सवाल कि वो भारत में आई कैसे, उनका परिवार कैसे आया। और यही नहीं, जब भाजपा इस पे सीए और एनआरसी लाने की बात करती है तो वर्ग विशेष के लोग इसको मुद्दा बना देते हैं। उसके पीछे कारण यही है कि इस देश में कितने रोहिंग्या रह रहे हैं, कितने म्यांमार से आए हुए लोग भारत के अंदर घुस आए हैं। माना जी, इस पे सरकार बहुत गंभीरता से कार्य कर रही है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जहां देश की सुरक्षा की भी बात आती है, वहां राजनीतिक दल रोटियां सेकने लगते हैं। बिल्कुल, ये गलत चीज है। जहां राष्ट्र की सुरक्षा की बात हो, वहां सारे दलों को चर्चा उस पर करनी चाहिए, ना कि भाजपा कार्यकाल में, ना कि अखिलेश जी कार्यकाल में। अगर हम 125 करोड़ लोगों की बात करें गौरव जी, मानस जी, तो 125 करोड़ में कम से कम नहीं तो 20 करोड़ तो रोहिंग्या इस भारत में हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। जो झुग्गी झोपड़ी बना कर रह रहे हैं, कहां से आए हैं, किस जगह से आए हैं, गांव में नहीं दिखाई पड़ेगी, ये शहरों में एंट्री करते हैं। पार्षद और विधायक इनके जो है आधार कार्ड बनवा देते हैं, राशन कार्ड बनवा देते हैं। उसके बाद फिर कौन पूछने वाला, यहाँ शिकायत करने के बाद तो जांच नहीं होती मानस जी। तो ये गंभीर प्रकरण है। इसमें एलआईयू को और इंटेलिजेंस और बीएसएफ को, जो बॉर्डर पर रहती पुलिस हमारी, उसकी वो भी कहीं ना कहीं दोषी है। और एक ये प्रकरण नहीं है। अगर निष्पक्ष जांच कराई जाए तो हजारों के तादाद में ऐसे लोग निकलेंगे जो भेष बदलकर भारत को कहीं न कहीं आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये गंभीर प्रकरण है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और ऐसे और प्रकरणों की भी जांच करनी चाहिए सरकार को। निश्चित रूप से निश्चित रूप से सर, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ सारंग जी जुड़े हुए हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो उनसे भी सवाल करते हैं कि ये जो फर्जी टीचर का जो ये मामला है, ये देश की
सुरक्षा से भी खिलवाड़ है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं टीचर या जासूस। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ प्रदीप सारंग जी जुड़े हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। प्रदीप सारंग जी, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है और फर्जीवाड़ा तो हो ही रहा है। प्रदेश में बड़ी संख्या में जो बेसिक शिक्षा विभाग में जो शिक्षक हैं, बड़ी संख्या में फर्जीवाड़ा करते नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में ये फर्जी दस्तावेज लगाकर, कोई मूल निवास फर्जी लगाकर, कोई शैक्षिक दस्तावेज लगाकर शिक्षा विभाग में ये पूरी तरीके से घालमेल चल रहा है। लगभग 382 जो हमने अभी आंकड़ा दिखाया, 382 शिक्षक जो पिछले साल फर्जी पाए गए थे, और यह आंकड़ा बड़ा हो सकता है अगर विधिवत जांच की जाए। युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है और जो अयोग्य व्यक्ति हैं फर्जीवाड़ा करके उनको नौकरियां मिल जा रही हैं, और अब बात यहां तक आ गई है कि राष्ट्रीय सुरक्षा में भी सेंध लगती नजर आ रही है। प्रदीप सारंग जी क्या कहेंगे? मानव जी, ये सिस्टम का फेल्योर है जी। जो भी प्रणाली, चाहे सुरक्षा प्रणाली हो, चाहे निगरानी की प्रणाली हो, मॉनिटरिंग की हो, जांच की हो, ये पूरे के पूरे सिस्टम फेल हो चुके हैं जी। ये एक मुद्दा काफी है। 382 की तो बात की है। इस देश में नकल माफिया पूरी तरह से गिरोहबंद हावी हैं, जिनमें कुछ अधिकारियों का संरक्षण होता है जी, कुछ नेताओं का भी होता है, और ये व्यावसायिक मामला है, अरबों खरबों का खेल है। चाहे जो परीक्षा हो, पर्चे आउट हो जाएंगे, चाहे जो परीक्षा हो, नकली पेपर्स। अभी 32 लेखाकार जो है निलंबित हुए हैं उत्तर प्रदेश के। इस तरह से एक मामला नहीं है। जांच कहां तक जाएगी इसमें? देखिए, कोई जांच प्रमाण पत्र बनता है तो सबसे पहले एक वकील को नोटरी एफिडेविट देना पड़ता है, सर्टिफाई करना पड़ता है, वहां से शुरू होता है मामला। फिर उसमें मतदाता लगेगा, आधार लगेगा, गवाही लगती है, तमाम सारा होने के बाद तभी बनता है। और यहाँ एक चीज और कहेंगे जी कि गरीबों का कानून दूसरा है, अमीरों का दूसरा है। हमारे जानने वाले दर्जनों लोग हैं जिनके बच्चे स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करते हैं आय जात के लिए, और उनके 3-3, 4-4 बार लेखपाल आवेदन ही खारिज कर देते हैं। निश्चित रूप से सच्चाई है। और जो हाँ, आवेदन खारिज कर देते हैं और फिर बनाना पड़ता है उनको, लेट हो जाता है, कई बार परेशान होते हैं। और ऐसे लोग जो पैसे के बल पर आते हैं, पता नहीं कैसे बन जाता है। कुल मिलाकर सिस्टम का फेल्योर है, मैं ये देखता हूं। रही सुरक्षा की बात, देश की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा, आज देश की सीमा पर वर्दीधारी जवान जुटे रहते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सीमा पर रक्षा करते हैं। लेकिन देश की रक्षा केवल उन्हीं से नहीं होनी है। देश की रक्षा जो भी ब्यूरोक्रेसी है, जो बाबू जंगल राज बना हुआ है, इनमें सब सॉर्टिंग की जरूरत है। आप याद करिए, आज से 5-7 साल पहले की बात है, शायद 10 साल हो, पीएमओ में भी एक बाहरी विदेशी जासूस पकड़ा गया था नौकरी करते हुए जी। तब के बाद अब ये दूसरी घटना मुझे लग रही है, जो पाकिस्तान का एक नागरिक यहाँ आ जाता है और नौकरी करता है। ये चाहे स्लीपर सेल मान लीजिए इनको, चाहे जासूस मान लीजिए, फिलहाल ये यहीं का पैसा इसी देश की खतरे के लिए खर्च करते हैं। तो ये बड़ा मामला है, इसमें जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जरूरत पड़े तो इसमें सीबीआई को जांच होनी चाहिए, और कोई बड़ी एजेंसी हो जांच हो, जो भी हो, क्योंकि इसको तह तक जाना चाहिए और नीचे से ऊपर तक सब खंगाले जाने चाहिए। मेरा यही कहना है। ठीक है, ये बड़ा मामला है देश की सुरक्षा का। ठीक है सर, हमारे साथ जुड़े रहिए। शरद मिश्रा जी आपके पास आते हैं। शरद मिश्रा जी, आप रोहिंग्या बॉर्डरों पर तलाश रहे हैं और हमारे तंत्र में तमाम ऐसे लोग घुसे हुए हैं जो देश न सिर्फ देश के लिए खतरा है बल्कि व्यवस्था को भी तार तार कर रहे हैं। फर्जीवाड़ा भी अपनी जगह है, फर्जीवाड़ा हो रहा है, लेकिन अगर तंत्र सुव्यवस्थित हो, तंत्र अगर अच्छा काम कर रहा हो, तो ना तो अंदर के लोग फर्जीवाड़ा कर पाएंगे और ना ही बाहर के लोग फर्जीवाड़ा कर पाएंगे और जासूसी भी नहीं कर पाएंगे, और देश के लिए जो खतरा बने हुए हैं इन लोगों पर अंकुश लगेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं हो रहा है सर?
आप निश्चित ही आप देखिए, आप भारत की देश की सेना और पर विश्वास रखिए। आप देखिए कि देश की सेना की, देश की सीमा की सुरक्षा भारत की जावाज कर रहे हैं, और उन जावाजों पर विश्वास रखिए। लगातार हम देखते हैं कि कोई बॉर्डर माफ कीजिए ना, तो मुझे अपने सैनिकों पर किसी तरीके का उन पर हमें गर्व है और पूरा भरोसा है, लेकिन जो अंदर बैठे, जो माफिया बैठे हुए हैं, चाहे ये मूल निवास की अगर बात की जाए, मूल निवास को पास करने वाले जो अधिकारी बैठे हैं, उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? शिक्षा विभाग में क्या जो शैक्षिक दस्तावेज जब जांच करने वाले अधिकारी जो बैठे हैं उन पर कार्रवाई? एक व्यक्ति दोषी नहीं है इसमें तंत्र दोषी है सर। आप सैनिक तो हमारे काम कर ही रहे हैं। मनोज जी, आप समझिए कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार शिक्षा माफियाओं की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। आप देखिए कि नकल पे हमने रोक लगाने का काम किया। जब हम नकल पे रोक लगाते हैं, बेशक ही विपक्षी पार्टी के लोग मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, लेकिन हम उनसे बिना दबे हम लोगों को शिक्षा माफियाओं की कमर तोड़ने का लगातार काम कर रहे हैं। हमने इससे पहले 3 से 82 शिक्षकों की जांच भी कराई, और जो फर्जीवाड़ा में शिक्षक पाए गए उनको सस्पेंड किया, उनको बर्खास्त करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। सर मेरा और सवाल, जिस नियुक्ति की बात आप कर रहे हैं, ठीक है, जिस नियुक्ति की आप बात कर रहे हैं, ये नियुक्ति 2015 की है, और निश्चित ही ये नियुक्ति 2015 की थी। अगर समाजवादी सरकार अगर लगातार अभी तक होती तो इस महिला ये लगातार काम कर रही होती और ये जासूस लगातार एक्टिव होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। इस सरकार में हमने उसको अलाउ ने टेस्ट आउट किया, हमने उनको नोटिस दी, बाकायदा उन पे कार्रवाई की जा रही, उनके ऊपर मुकदमा दायर किया जा रहा है, दर्ज किया गया, और उनसे जो भी पैसा उन्होंने आज तक प्राप्त किया उस पैसे की रिकवरी के लिए भी हम लगातार प्रावधान कर रहे हैं। जैसे कि अब हमारे संज्ञान में आया है तो हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, और ये 2015 का मामला है। आप समझिए कि जब आप रोहिंग्या मुसलमान की बात करते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है जब ये कहती है कि रोहिंग्या मुसलमान को हम बाहर निकालने का काम करेंगे, क्योंकि हम अपने देश के लोगों को गरीबी से हटाने का काम करेंगे, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो यही देश के विपक्षी लोग संसद में खड़े होकर चिल्लाते हैं और मोदी जी के खिलाफ और योगी जी के खिलाफ उल्टे सीधे नारों का प्रयोग करते हैं। आप समझिए कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश की सीमा को सुरक्षित कर रही है, प्रदेश में विकास का काम कर रही है, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। रही बात अखिलेश यादव जी की, मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में 2015, 12 से 17 तक उनकी सरकार रही, वो मुझे बताएं कि उनके कार्यकाल में ये कैसे हुआ। और मुझे लगता है कि उनके कार्यकाल में यही सब होता रहा, क्योंकि लगातार वो जिन्ना की बात करते हैं, और जिन्ना की बात करते करते वो जिन्ना का कंपैरिजन महात्मा गांधी से कर देते हैं। ठीक है, 2021 का भाषण सुन लीजिए जी। तो मैं बस केवल इतनी बात कहना चाहता हूं, शरद जी, सपा प्रवक्ता प्रदीप चौधरी जी अभी फिलहाल हमारे साथ है नहीं, अगर वो होते तो उनसे सवाल हम जरूर पूछते, लेकिन एक सवाल हमारा, उसका जवाब आप दे दीजिए सर। जिस तरीके से तकनीकी में भारत लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, पूरा देश जो है पूरा डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है, ऐसे में एक सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि कह रही है कि 10 रुपए हम लोगों के खाते में डालते हैं तो 10 रुपए उन तक पहुंचते हैं। लेकिन इन विभागों को कब डिजिटलाइजेशन में डाला जाएगा, कब इनके तंत्र को सुधारा जाएगा कि जो नौकरियां जो लग रही हैं, इनके जो पेपरों की शैक्षिक दस्तावेज, मूल निवास, या इनके जो भी मतलब नौकरी से संबंधित दस्तावेज लगते हैं, उनकी विधिवत जांच होती है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, लेकिन हर जगह ढोल का पोल नजर आ रहा है। इतनी जगह से होते हुए आके नौकरी करने लगते हैं और कहीं किसी को पकड़ में नहीं आता कि यह फर्जीवाड़ा हो रहा है, भ्रष्टाचार है या नहीं है। मनोज जी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा जीरो टॉलरेंस पे कार्रवाई करने वाली सरकार है अपराध और अपराधियों के खिलाफ। निश्चित ही कि ये 2015 में ये कैसे हो गया, ये कैसे नियुक्ति हो गई, इसमें भारतीय जनता पार्टी की हम लोग इस बात को नहीं बता सकते, क्योंकि उस समय हम सरकार और सत्ता में नहीं थे। ये सवाल अखिलेश जी से और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से होना चाहिए कि उनकी सरकार जो वो कहते थे कि लगातार हम पारदर्शिता से काम करते हैं, उस सरकार में इस तरीके से एक फर्जी महिला को नियुक्ति दे दी गई, और इसकी जांच भारतीय जनता पार्टी ने की, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार ने की, और उसको बर्खास्त करने का काम हमने किया। ठीक है सर। आप समझिए कि हमारा एक सिद्धांत है, हम कहते हैं कि अपराध और अपराधियों के बाद भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी, और हम अपनाते हैं। निसंदेह ये होना भी चाहिए, और जनता ने इसीलिए आपको चुना भी है, और यही इसी उम्मीद के साथ, क्योंकि अखिलेश जी ने अगर हो सकता है बेहतर काम ना किया हो, तभी आपको मौका मिला है, और आपसे जनता यही उम्मीद करती है। हमारे साथ भानु प्रताप सिंह जी जुड़े हुए हैं, जिलाध्यक्ष हैं यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन के।
भानु प्रताप जी, एक बार फिर आपके पास आते हैं। भानु प्रताप जी, आप अभी आपसे हमने जाना कि जो तरीका होता है, प्रक्रिया जो होती है, उसके बारे में हमने जाना। प्रक्रिया में विभाग में किस तरीके के सुधार हो रहे हैं और जहां जो खामियां नजर आ रही हैं, जिनके माध्यम से ये लीकेज हो रहा है, लोग आसानी से उस तंत्र के साथ खिलवाड़ करके आसानी से नौकरी पा लेते हैं, उस जो छेद को भरने का प्रयास विभाग की तरफ से क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर किया जा रहा है तो क्या किया जा रहा है? ऐसे लोग फर्जीवाड़ा करके आसानी से नौकरी पा लेते हैं और अब तो विदेशी भी नौकरी आके यहाँ कर रहे हैं, हमारे तंत्र के लिए, सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। जी, मैं इसमें जानकारी देना चाहूंगा आपके लिए कि वर्तमान में जो है सारे सत्यापन जो है ऑनलाइन हो रहे हैं, ऑनलाइन ही आवेदन हो रहे हैं और ऑनलाइन ही सारे काम हो रहे हैं जी। अब यहाँ बात है, हम सिर्फ 2015 से बात कर रहे हैं, हम 2015 से पीछे नहीं जा रहे हैं। 2015 सिर्फ यहाँ में शैक्षिक प्रमाण पत्र या समान मूल निवास की बात नहीं है। इससे पहले आधार कार्ड बनवाया था, पैन कार्ड भी बना हुआ है इनका। और मेरी जानकारी में ये भी आया है कि इनकी माता जी है, वो भी रामपुर में टीचर रही है। तो इसमें अगर हम पीछे जाएंगे तो उसमें काफी स्तर तक इसमें घालमेल नजर आएगा। भाई यहाँ जो पकड़ में जो आई, मेन बात वो आई इनके समान निवास प्रमाण पत्र से। इस समान निवास प्रमाण पत्र जो है तहसील से बनता है। भाई हमारे बेसिक विभाग में जो है सारे सत्यापन के बाद ही सैलरी लगती है। वो सारे क्या नाम कार ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स कर लिए गए, लेकिन वो सत्यापन वहां से तहसील से होना था। तो वहां सांठगांठ करके सत्यापन कैसे करवाया, तो वो संबंधित को पता होगा या वहां जो जिस विभाग से हुआ है वहां जानकारी होनी चाहिए। ये बेसिक विभाग में आज की तारीख में सारे काम जो सत्यापन होने के बाद ही होते हैं। ठीक है भानु प्रताप जी, आपका कहना है अगर इस घटना को हम नजरअंदाज भी कर दें तो सैकड़ों की संख्या में फर्जी शिक्षक लगातार मिल रहे हैं। वो किस सरकार में हुए हैं ये विषय नहीं है, लेकिन वो इस व्यवस्था को धोखा देके आए कैसे, ये सवाल है। और इस धोखाधड़ी को रोके जाने का प्रयास नहीं किया गया। जहां जिस विभाग के साइन होने थे, जिसको इसको पकड़ना था, इस घूसखोरी व्यवस्था को, यानी कि जो अधिकारी जिसके साइन होने थे, इस फर्जीवाड़े को पकड़ना था, वो सिर्फ साइन कर देता है, पैसे लेके साइन कर देता है, बातें आगे बढ़ जाती हैं और आसानी से नौकरी करने लगते हैं लोग। जी जी जी। तो ये जी मेरी जानकारी जो मेरा विवेक जो कह रहा है, इसमें देखिए हम अगर जांच करेंगे, भाई इनकी माताजी ने सर्विस करी है। नहीं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं सर, जो और सैकड़ों की संख्या में मिल रहे हैं। आप इनकी अगर हम बात नजरअंदाज मैंने कहा कर देते हैं, तो सैकड़ों की संख्या में जो फर्जीवाड़े हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं सर? इनका अगर हम छोड़ भी दें, सैकड़ों की संख्या में शिक्षक फर्जीवाड़ा करके नौकरी कर रहे हैं, कोई 5 साल, कोई 7 साल, कोई 10 साल, रिकवरी हो रही है, कार्रवाई हो रही है, ये इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन तंत्र में कमियां हैं तभी तो ऐसा हो रहा है सर। बिल्कुल, बिना तंत्र के भाई किसी के मिले हम किसी विभाग में नहीं घुस सकते। भाई मुझे किसी में जाना है तो जाहिर सी बात है, मुझे उसका कोई सदस्य दोस्ती करनी पड़ेगी या कोई लालच देना पड़ेगा, तभी मैं उस घर में घुसूंगा। मैं भाई जहां से प्रवेश बन रहे हैं, जाहिर सी बात है तो वहां घुस रहे हैं, तो जहां से घुस रहे हैं वहां रोक लगानी चाहिए जी। भाई हमारा जो है वो पूरी तरह से, तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन काफी हद तक भ्रष्ट है। ठीक है। सुनील त्रिपाठी जी आपके पास आते हैं। सुनील त्रिपाठी, जैसा कि शरद मिश्रा जी ने कहा कि अब जो व्यवस्थाएं हैं, अब जो व्यवस्था है चाक चौबंद हो रही है, इसी वजह से ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं। अब सारी व्यवस्था डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, ऑनलाइन हो रही है। अब ऐसे जो लोग हैं, भ्रष्टाचारी हैं या ऐसे जो देश के लिए खतरा हैं जो लोग, वो अब पकड़ में आ रहे हैं। क्या मानते हैं आप कि अब जो सरकार है वो बेहतर काम कर रही है और जो नीति सरकार ने अपनाई है उसी का नतीजा है कि ये लोग पकड़े जा रहे हैं, जबकि ये मामले तो पुराने हैं? देखिए मानस जी, कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी को सदैव कहता रहता हूं कि नीतियां और कार्य श्रेष्ठ है अन्य पार्टियों की अपेक्षा जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, प्रदेश की सुरक्षा को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ आने से पहले भी गंभीर थे और वर्तमान में भी गंभीर। समाज होगा, अपराध होगा, कोई ऐसा मुख्यमंत्री इस प्रदेश नहीं आएगा जो अपराध मुक्त कर दे पूरे प्रदेश। ये संभव नहीं माना जी। लेकिन नियंत्रण करना ये शीर्ष नेतृत्व का कार्य होता है। मैं तो क्राइम रिपोर्टर रहा हूं जी। जब कोई डीजीपी सोच लेता है कि अपराध नहीं होगा
जी। और पोस्टिंग बिना पैसे की होगी, मानस जी, अपराध ऑटोमेटिक कम होता है। लेकिन जब थाने बेचे जाएंगे, जिला बेचा जाएगा और मंडल बेचे जाएंगे, तो निश्चित रूप से अपराध और कानून व्यवस्था कहीं न कहीं खतरे में तो आएगी। जिस तरह से केंद्र में बीजेपी सरकार देश की सुरक्षा को लेकर और हमारी एजेंसियां तत्पर हैं, कारण है मानस जी, यही हमारी फौज थी जो सोचती थी कि हम आतंकवादियों पर गोली चलाएं कि न चलाएं। आज प्रधानमंत्री ने खुल छूट दे दी है कि गोली जवाब गोली दो। तो अगर कोई अधिकारी ऐसा बैठ जाता है, जो अधीनस्थ अधिकारी सोचता कि मैं अच्छा करूंगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी मानस जी, तो अच्छा काम करता हो। भारत की सेना से लेके इंटेलिजेंस तक सारे लोग खराब नहीं हैं, लेकिन विभीषणों की भी कमी हर देश में नहीं है। अगर हम ये कहें कि सारा ये दोष समाज का है, तो कहीं ना कहीं दता बता करके जो हमारे देश में 100 करोड़ कम से कम लोगों में से 20 करोड़ 25 करोड़ रोहिंग्या बस रहे हैं, जिनका हम बोझ उठा रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर एक्शन लेना चाहती है, तो उन्हीं के समर्थक लोग सड़कों पर उतर आते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ये गंभीर प्रकरण है। मैं तो सदैव कहता रहता हूं, और के न्यूज भी रोहिंग्याओं को लेके चिंतित रहता है कि इस देश में रोहिंग्या एक नासूर बन गए हैं, इनकी पहचान होनी चाहिए। और शहरों में सबसे ज्यादा ठिकाना बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो आप चले जाए रोड किनारे एक झोपड़ी रख लीजिए, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं सबसे ज्यादा दोष देता हूं यहाँ स्थानीय थाने के पुलिस कर्मियों को। मैं निवेदन साथ करना चाह रहा हूं कि जो थाना अध्यक्ष हैं, कम से कम उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि रेलवे किनारे, सड़क किनारे लोग जो आग बस गए हैं, कम से कम एक बार चेकिंग कर लें। और मानस जी, ऐसा नहीं है, इनकी बस्तियों में मैंने जाके देखा है, ऊपर से पॉलिथीन पड़ी हुई है, अंदर से कालीन पड़ी हुई है जी। तो वो कालीन पैसा कहां से आ रहा है? ये देश के भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और ये तो एक वानगी मात्र है, इसकी तह तक जाना चाहिए। जैसे मानस जी, मैं अब नाम तो मैं नहीं लूंगा, महानिदेशक पुलिस के रिटायर हो चुके हैं, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने दिखाया 25,000 लोग असलहे में 325 जेल भेजे गए हैं, दफा 325। मैंने उनसे पूछा कि 25,000 असलहे जो बरामद हुए हैं, क्या आपने पूछा कि ये आए कहां से? डीजीपी साहब, आप मेरे साथ डिबेट में बैठते हैं आपके चैनल पर, कभी मौका मिलेगा तो मैं सामने पूछवा दूंगा। वो चुप हो गए। हमने कहा, पुलिस ने कहा कि ये कट्टा हमने बरामद किया जी। अगर वो पुलिस कट्टा कहां से बना है वहां तक पहुंचती तो आगे सीरीज बंद हो गई होती जी। यही हाल यहाँ है, ये एक वानगी नहीं है। देखना चाहिए कि ऐसे कितने लोग हमारी सेवा में हैं। और मैं बड़ा निवेदन साथ कहूंगा, मैं समाजवादी पार्टी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन उसके कार्यकाल को मैंने भी बहुत नजदीक से देखा है। महानस जी, वर्ग विशेष के लोगों की प्राथमिकता थी। बिल्कुल सर। चाहे मीडिया के लाइन में हो, दर्जनों हमारे पत्रकार बंधु ऐसे हैं कि जिनकी डिग्रियां संदिग्ध हैं, और आज मुख्यालय मानता प्राप्त पत्रकार मैं चैनल कर रहा हूं, क्योंकि वालेकुम अस्सलाम बोले, आगे मानता प्राप्त पत्रकार बन गए, ना उनकी डिग्रियां देखी गई। और बड़ा निवेदन साथ कह रहा हूं, ऐसे लोग हमारे लोक भवन और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी, मीडिया के लोग भी खतरे में हैं मानस जी, कि जो वर्ग विशेष से आकर के न डिग्रियां हैं न कुछ है, कल तक फिनाइल बेचने वाले लोग आज लोक भवन के अंदर घूम रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार को मैं आपके चैनल के माध्यम से जगाना चाह रहा हूं कि ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए, इससे पूर्व क्या करते थे और आज बड़े बड़े पत्रकार बन गए। हो सकता है सर, हो सकता है समाजवादी पार्टी के जो हमारे साथी हैं वो 2015 का जो घटना थी, ये जो महिला जिसने ये नौकरी पाई थी, उस वर्ष को उन्होंने याद कर लिया हो, इसलिए चर्चा में ना जुड़े हों, या और कोई कारण हो सकता है। हो सकता है अनिल यादव का जिक्र ना हो जाए, अनिल यादव का जिक्र ना हो जाए, जो यूपीपीएससी में फर्जी डिग्री से वो इतने बड़े पद पर बैठ गए, इसकी चर्चा ना हो जाए। हो सकता है इसलिए ना जुड़े हों, क्योंकि हम लगातार उनसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं जी। एक सेकंड में आपका समय लूंगा सर। सुकेंद्र प्रणाली कौन लेके आया? जब सुकेंद्र प्रणाली आप लागू कर दिए तो परीक्षा कराने मतलब क्या है? आप कह दीजिए हाई स्कूल इंटर तक कोई पहले नहीं होगा, डिग्री ले जाओ, घर जाओ अपने जी। सुकेंद्र प्रणाली लाने का एक समाजवादी पार्टी का यह उद्देश्य था कि नकल करा करके जो अनभिज्ञ लोग हैं, अयोग्य लोग हैं, उनको शासन में बैठा दिया जाए जी। ठीक है सर, ठीक है सर। हमारे साथ प्रदीप सारंग जी जुड़े हुए हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। प्रदीप सर, प्रदीप सारंग सर, मेरा सवाल आपसे, इस तरीके की घटनाएं सामने ना आए और जो फर्जीवाड़े से लोग आसानी से नौकरी पा लेते हैं, क्या लगता है कैसे व्यवस्था में सुधार होना चाहिए? आपकी राय क्या है सर? और जो देश की सुरक्षा के लिए इस तरीके की घटनाएं खतरा पैदा करती हैं देश की सुरक्षा को, उस पर भी अंकुश लग सके।
सर अपना फोन अनम्यूट कर लीजिए। सारंग सर फोन अनम्यूट कर लीजिए। आया सर मैं कह रहा था ये सिस्टम का फेल्योर है जी। सपा भाजपा बसपा का कोई मतलब नहीं है। ये तो सरकार में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री और नेता बदलते हैं, ये सिस्टम तो वही है। बिल्कुल। अब सवाल क्या है कि मॉनिटरिंग और निगरानी के कोई विशेष प्रणाली विकसित नहीं है। यद्यपि टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर इस सरकार ने काफी कुछ किया है। जैसे शिक्षा विभाग में आईडी बनाई जा रही बच्चों की। अब अपार आईडी बनेगी लेकिन 10 साल लगेगा। 10 साल स्कूल पास करेगा तब उसके सारे डॉक्यूमेंट कक्षा 1 से हाई स्कूल तक उसमें आ जाएंगे। लेकिन कोई और तरीका लगाना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, जैसे भाजपा की सरकार है, बड़े बड़े दावे अभी बोले जा रहे हैं, पर्चे लीक हो रहे हैं। सिस्टम को आप क्या कर रहे हैं? आप भाजपा अपने ऊपर आरोप न ले, उस सिस्टम को सुधारने के लिए, उसकी मॉनिटरिंग के लिए कोई लायबिलिटी तय नहीं होती है। अभी तमाम मामले पकड़े गए, कोई अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। मैं तो भाजपा सपा की बात नहीं कर रहा हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। जितने अधिकारियों पर कार्रवाई हुई हो कोई सूची दे जरा, सार्वजनिक कर दे कि इस मामले में इस अधिकारी पर भी कार्रवाई हुई। इसी मामले को ले लीजिए, इसमें अधिकारी दोषी हैं वो सब बच जाएंगे, फालतू के लोग पकड़े जाएंगे, लपेट के देश के सामने एक चित्र रख दिया जाएगा कि बड़ी सख्त कार्रवाई हो गई, काम खत्म। पर्चे लीक हुए, अभी सीमा हैदर का मामला ले लीजिए, बहुत सारे मामले, एक मामला नहीं है। इसमें किसी पर आरोप की बात नहीं है। बात यह है कि तकनीकी के सहारे से देश के जिम्मेदार लोग, चाहे तकनीकी मंत्री जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट हो, कैसे नेट और कंप्यूटर का सहारा लेकर कैसे इसको पारदर्शी बनाए ताकि भ्रष्टाचार कदाचार रुक सके। आज सीसीटीवी कैमरे ऑफिसों में लगे हैं, निश्चित रूप से कितना बढ़िया है। जवाब ले लेते हैं निश्चित रूप से। शरद मिश्रा जी जवाब दे दीजिए। सोशल एक्टिविस्ट प्रदीप सारंग जी ने जो बात कही वो 100% बात सच है कि जो गुनेगार था उसको तो सजा आपने दे दी, उस महिला शिक्षक को आपने बर्खास्त कर दिया, लेकिन जो असली गुनेगार थे जिनकी वजह से ये व्यवस्था में सेंध लगी, उन पर कार्रवाई कैसे होगी और उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? सिद्धि, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आपको विश्वास दिलाने का काम करता हूं आपके सारे पैनलिस्ट को कि निश्चित ही जो जिम्मेदार है उनकी जिम्मेदारी, उनकी जवाबदेही तय की जाएगी और निश्चित ही इसमें शामिल लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, योगी जी की सरकार में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। अगर किसी ने अपराध किया है और कोई अपराधी है और कोई भ्रष्टाचार में अगर संलिप्त रहा है तो उसके ऊपर निश्चित ही कार्रवाई होगी। ये मैं आपके पैनलिस्ट को और आपके चैनल के माध्यम से इस देश की जनता को बताना चाहता हूं। चलिए, निश्चित रूप से यही उम्मीद है सर, और चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी यही था कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं उन पर अंकुश लग सके, फर्जीवाड़ा रुक सके, ताकि जो उचित और योग्य व्यक्ति हैं उनको व्यवस्था में उनको आने का मौका मिले, उनको नौकरियां मिल सके। सभी मेहमानों का फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने हमें समय दिया, बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल ये गंभीर विषय है और इस तरीके की घटनाएं निश्चित रूप से राष्ट्रहित के लिए भी खतरा है और समाज के लिए तो खतरा है ही, क्योंकि जो योग्य व्यक्ति है वो व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन पा रहा है और जो अयोग्य व्यक्ति हैं वो भ्रष्टाचार के सहारे व्यवस्था में सेंध लगाकर, फर्जीवाड़ा कर व्यवस्था में घुसकर वो मौज काटते हैं, जबकि योग्य व्यक्ति है जो वो व्यवस्था से दूर बना हुआ है। तो ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगना चाहिए। फिलहाल हमारे खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।